गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जेआरडी टाटा को स्टार्ट करते हैं, इसमें से देखते हैं फिर थ्योरी पढ़ेंगे। है एक ऐसी इंडस्ट्रियलिस्ट की जो देश की सबसे बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे, फिर भी रास्ते के मुसाफिरों को अपनी कार में लिफ्ट देते थे, जो अंग्रेजी में सोचते थे और फ्रेंच में कैलकुलेशन करते थे, जो देश के पहले ऑफिशियल पायलट थे, जिन्होंने भारत की पहली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया शुरू कर दी, जिन्होंने भारत की पहली कॉस्मेटिक कंपनी लैक्मे शुरू कर दी, जिन्होंने भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस शुरू कर दी, जिन्होंने भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जो कभी नहीं चाहते थे कि भारत सुपर पावर बने, फिर भी भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय के आगे की सोचकर भारत में औद्योगिक क्रांति लाने वाले सच्चे देशभक्त और विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट भारत रत्न जेआरडी टाटा की। आज के इस वीडियो में हम जेआरडी टाटा के जीवन की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जेआरडी टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, इनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में एक पारसी फैमिली में हुआ। वो अपने माता पिता की 5 संतानों में से दूसरी संतान थे। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक बिजनेसमैन थे और जिन्होंने टाटा ग्रुप की तरक्की के लिए काफी काम किया था। ये भारत के पायनियर इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा के पहले कजिन थे। जेआरडी टाटा की मां सुजान टाटा फ्रेंच थी और वो एक हाउसवाइफ थी। वो भारत की पहली महिला थी जिन्हें कार ड्राइविंग आती थी। मां फ्रेंच होने के कारण जेआरडी टाटा ने अपने बचपन का काफी समय फ्रांस में बिताया, जिसके कारण वो पहले फ्रेंच भाषा बोलना सीखे। बचपन में टेबल्स फ्रेंच में याद करने के कारण जेआरडी अंग्रेजी में सोचते थे और फ्रेंच में कैलकुलेशन करते थे। जेआरडी टाटा ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई जॉनसन के साइलिस स्कूल पेरिस, फ्रांस से की। जेआरडी ने कुछ वर्ष कैथेड्रल एंड जॉन केनियल स्कूल मुंबई में भी अपनी पढ़ाई की। 1923 में हायर स्टडीज के लिए जेआरडी लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया। ग्रामर कोर्स खत्म होने के बाद वो कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन फ्रांस के नागरिक होने के कारण वहां के लॉ के हिसाब से 20 साल के होने के बाद उन्हें 1 साल के लिए कंपलसरी फ्रांस मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी, जिसके कारण जेआरडी कैम्ब्रिज में एडमिशन नहीं ले पाए। इसी बीच जेआरडी के मां का सिर्फ 43 साल की उम्र में देहांत हो गया, जिसके बाद उनके पिता फैमिली के साथ इंडिया शिफ्ट हो गए। फ्रेंच आर्मी में 1 साल खत्म होने के बाद जेआरडी इंजीनियरिंग करने के लिए कैम्ब्रिज जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें इंडिया बुला लिया और टाटा कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा। 1925 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स को एक ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किया, लेकिन कैम्ब्रिज ना जा पाने का दुख उन्हें जिंदगी भर चलता रहा। 1926 में हर साल की तरह जेआरडी के पिता छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ पेरिस चले गए, लेकिन इस बार उनके साथ जेआरडी नहीं थे, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि जेआरडी इस साल छुट्टियां मनाने के अलावा टाटा कंपनी में अपना काम अच्छे से सीखे। लेकिन पेरिस में जेआरडी टाटा के पिता का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। जेआरडी को इस बात से काफी दुख हो गया, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने अपने इमोशंस को संभालकर कड़े फैसले लिए। पिता के बिजनेस के लिए लोन्स को चुकाने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। जेआरडी टाटा कंपनी में जबरदस्त मेहनत करने लगे। 1929 में जेआरडी ने फ्रांस का नागरिकत्व रद्द कर दिया और हमेशा के लिए वो इंडियन सिटीजन बन गए। जेआरडी को कार रेसिंग का काफी शौक था। उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट दी उनकी ड्रीम कार बुगाटी को। जेआरडी मुंबई के मरीन ड्राइव पर तेजी से चलाते थे।
जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने एक वकील को हायर किया। वकील को मिलने जब जेआरडी उनके घर गए तो वकील की भांजी थेल्मा से जेआरडी को पहली नजर में ही प्यार हो गया। 1930 में जेआरडी और थेल्मा ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। जेआरडी टाटा उनके दोस्त के पिता इंग्लिश से काफी प्रभावित थे। वो इंग्लिश चैनल के प्लेन उड़ाने वाले पहले इंसान थे। उनकी तरह जेआरडी टाटा ने भी प्लेन उड़ाने का सपना देखा और ये सपना पूरा भी हुआ। 10 फरवरी 1929 को उन्होंने सिर्फ 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद पायलट की परीक्षा पास की। जेआरडी टाटा पायलट का लाइसेंस पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने, इसलिए उनके लाइसेंस का नंबर 1 था। पायलट का लाइसेंस मिलने के बाद जेआरडी टाटा ने एक और सपना देखा, एयरलाइन कंपनी शुरू करने का सपना। उन्होंने टाटा हेडक्वार्टर्स में इसका प्रपोजल भेज दिया, पर उस वक्त टाटा सन्स के चेयरमैन दोराबजी टाटा को एक प्रपोजल मंजूर नहीं था। लेकिन फिर भी यंग जनरेशन कुछ अलग करना चाहती है और उसे सपोर्ट करने के लिए दोराबजी टाटा ने जेआरडी का एक प्रपोजल अप्रूव कर दिया। जेआरडी टाटा की मेहनत से 1932 में टाटा एयरलाइन शुरू हो गई। शुरुआत मेल ट्रांसपोर्ट से हुई, जिसमें टाटा एयरलाइंस ने काफी मुनाफा कमाया, जिसके चलते जेआरडी टाटा ने दिल्ली से मुंबई तक प्रवासी विमान सेवा शुरू कर दी। जेआरडी टाटा एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म से लेकर प्लेन के अंदर के पर्दों तक हर चीज का ध्यान खुद रखते थे। भविष्य में भारत स्वतंत्र होगा तब लोगों को ज्यादा मदद की जरूरत होगी, ये जानकर समाज सेवक तैयार करने के लिए जेआरडी टाटा ने 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इस संस्था का निर्माण किया। ऐसे में 1938 को टाटा सन्स के तीसरे चेयरमैन नौरोजी सकलातवाला का अचानक देहांत हो गया। बॉम्बे हाउस जो टाटा का मुख्यालय है, वहां पर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई। 26 जुलाई 1938 बोर्ड मेंबर्स ने सिर्फ 34 साल की उम्र के जवान जेआरडी टाटा को टाटा सन्स का चौथा चेयरमैन बना दिया। जेआरडी ने जब टाटा सन्स का कारोबार अपने हाथ में लिया था तब टाटा सन्स की कंपनियों की संख्या 14 थी, लेकिन जेआरडी जब रिटायर हुए तब टाटा सन्स की कंपनियों की संख्या 95 थी। जेआरडी टाटा ने अपने कार्यकाल में टाटा सन्स का टर्नओवर 70 करोड़ से 10,000 करोड़ तक बढ़ा दिया। इस बात से जेआरडी की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स की कमान हाथ में लेते ही अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन और देश की जरूरत के हिसाब से टाटा ग्रुप का एक्सपेंशन शुरू कर दिया। जनवरी 1939 में जेआरडी टाटा ने टाटा केमिकल्स की शुरुआत की। 1941 में भारत में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जेआरडी टाटा ने टाटा मेमोरियल ट्रस्ट इस हॉस्पिटल की स्थापना की। इस हॉस्पिटल में 75% बेड्स गरीबों के लिए रिजर्व थे और उनका खर्चा टाटा ग्रुप उठाता था। दूसरे महायुद्ध के कारण जब डॉक्टर होमी भाभा को परदेश जाना संभव नहीं था, तब भारत में अटक गए होमी भाभा को जेआरडी टाटा ने कहा, परदेश में जाकर आप जो भी करने वाले थे उसी काम को करने वाली संस्था आप भारत में ही क्यों नहीं खोलते। जिसके बाद जेआरडी टाटा के आर्थिक सहयोग से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इस संस्था की स्थापना की गई और उसे डॉक्टर होमी भाभा के हवाले सौंप दिया गया। आज तक इस संस्था ने भारत के विज्ञान संशोधन और एजुकेशन में इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन दिया है। 1945 में जेआरडी टाटा ने टेल्को यानी आज की टाटा मोटर्स इस कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी उस वक्त पैसेंजर कार, ट्रक, वैन और बसेस बनाती थी। 1946 में जेआरडी टाटा के दिल के करीब की कंपनी टाटा एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया। खुद की मेहनत से खड़ी की कंपनी का राष्ट्रीयकरण होते देख जेआरडी टाटा को काफी दुख हो गया। उन्होंने सरकार से इसके लिए फाइट भी की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया। 1948 में जेआरडी के विजन से एयर इंडिया ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज सरकार घाटे में चल रही एयर इंडिया को बेचने की सोच में है और इस बात की संभावना है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीदेगा। एक बार मीटिंग के बाद पसीने से लथपथ इंदिरा गांधी ने जेआरडी से कहा, भारत अब स्वतंत्र हो गया है, लेकिन महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक बनाने वाली एक भी कंपनी भारत में नहीं है। जिसके बाद जेआरडी टाटा ने 1952 में भारत की पहली कॉस्मेटिक कंपनी लैक्मे की शुरुआत की। बिजली उत्पादनों की जरूरत को देखकर जेआरडी टाटा ने 1954 में वोल्टास कंपनी की स्थापना की। टाटा कंपनी जेआरडी की लीडरशिप में तेजी से तरक्की कर रही थी। जेआरडी का मानना था कि मजदूर ही कंपनी का बैकबोन होते हैं, इसलिए कंपनी को मजदूरों के हित में ही सोचना चाहिए। 1956 में जेआरडी टाटा ने मजदूरों के हित में कंपनी के कुछ नियम बनाए, जैसे कि हर दिन सिर्फ 8 घंटे का काम, फ्री मेडिकल सुविधा, प्रोविडेंट फंड की सुविधा, एक्सीडेंटल कॉम्पेंसेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके कारण टाटा कंपनी के वर्कर्स काफी खुश हो गए। आगे जाके भारत सरकार ने टाटा कंपनी ने मजदूरों के लिए दी सुविधाओं को हर कंपनी के लिए कंपल्सरी बनाया। मजदूरों के हित में काम करने के कारण टाटा सन्स की किसी भी कंपनी में 50 सालों तक मजदूर यूनियन की कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई, जिसे टाटा ग्रुप ने सेलिब्रेट किया। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इंपोर्टेंस को पहले ही समझते हुए 1968 में जेआरडी टाटा ने भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू की। आज टीसीएस दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और जिसका ऑपरेशन दुनिया की 46 देशों के 150 सिटीज में चलता है। जेआरडी टाटा ने 1983 में टाटा बेवरेजेस की शुरुआत की, 1986 में टाटा कम्युनिकेशन की शुरुआत की, 1987 में टाइटन कंपनी की शुरुआत की। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई भारत के पंतप्रधान बने। मोरारजी देसाई ने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैन पद से हटा दिया, जिसके बाद जेआरडी टाटा काफी अपमानित महसूस करने लगी। इंदिरा गांधी की सरकार फिर से सत्ता में आने के बाद उन्होंने जेआरडी टाटा को फिर से एयर इंडिया चेयरमैन बनने का ऑफर दिया, लेकिन जेआरडी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जेआरडी टाटा का मानना था कि पॉपुलेशन ही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए परिवार नियोजन की सरकारी नीति बनने से पहले उन्होंने इस क्षेत्र में विशेष प्रयास आरंभ किए, जिसके लिए 1992 में उन्हें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया। जेआरडी टाटा को खत लिखने का काफी शौक था। उन्होंने जीवन भर में 40,000 से ज्यादा खत लिखे। जेआरडी टाटा इतने सीधे थे कि
देश के लोगों के प्यार के प्रति वो अपने कार में रास्ते के मुसाफिरों को लिख दिया करते थे। लोगों को पता भी नहीं चलता था लोग जिसकी कार में बैठे हैं वो देश की सबसे बड़ी कंपनी का चेयरमैन है। जेआरडी एक सच्चे देशभक्त और समय के आगे की सोच में भारत में औद्योगिक क्रांति लाने वाले अभ्यासू उद्योजक थे। जेआरडी कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत सुपर पावर बने, बल्कि वो चाहते थे कि भारत एक खुशहाल देश बने। भारत का कोई भी इंसान रात को भूखा न सोए। एक समय भारत आर्थिक स्थैर्य के लिए स्ट्रगल कर रहा था और आज का समय है भारत आर्थिक महासत्ता बनने का सपना देख रहा है। इस सपना देखने की ताकत जिन्होंने दी उनमें से जेआरडी टाटा भी एक थे। जेआरडी टाटा को जिंदगी भर इतने पुरस्कार मिले कि गिनना भी मुश्किल है, लेकिन अगर अहम पुरस्कारों की बात की जाए तो उन्हें 1955 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 में उन्हें फ्रेंच सरकार के लीजन ऑफ ऑनर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1992 में जेआरडी टाटा को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 29 नवंबर 1993 किडनी इन्फेक्शन होने की वजह से स्विट्जरलैंड के जिनेवा हॉस्पिटल में जेआरडी टाटा का स्वर्गवास हो गया। संसद सदस्य न होते हुए भी उनकी मृत्यु पर संसद स्थगित कर दी गई। जेआरडी के समाज और देश के प्रति कॉन्ट्रीब्यूशन को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, ये थी महान उद्योजक और देशभक्त जहांगीर रतन जी टाटा वही टाटा यानी जेआरडी टाटा की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें, अपने दोस्तों को। हाँ भाई, वर्क किया कि नहीं किया? माइंड में कुछ तो फ्रेम बैठ गया ना, है क्या ये फ्रेम आ गया सारा का सारा समझ में। अब देखो, बेसिकली जब अपने को लिखना होता है ना, देखो अपन सुन तो लेते हैं बट लिखने के लिए कंटेंट चाहिए। हाँ, याद होगा पर वो पूरा याद नहीं रहता जब तक वो हाथ में नहीं हो। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो, सबसे पहले अगर जेआरडी टाटा की बात करें तो सबसे पहले ये लर्न करो कि इनका जन्म कब हुआ था। 29 जुलाई 1904। इनका जो बर्थ डेट, जो बर्थ प्लेस था ना, वो फ्रांस था। क्यों था फ्रांस में बताता हूं आपको। एक्चुअल में वहां पर ये जो जेआरडी टाटा के फादर थे वो तो इंडियन थे, बट इनकी मम्मी फ्रेंच थी। और वो इंडिया में जब आई तो वो पहली महिला थी जिनको ड्राइविंग आती थी। आप सोच रहे हो, ये बंदा पहला बंदा था जो पायलट बना। मतलब कई चीजें ऐसी है जो फर्स्ट टाइम हुई है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एज 89, मतलब 89 के आसपास बंदा क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। आप समझ रहे हो? चलो, होम टाउन कहाँ था इनका? पेरिस में। बट ये पेरिस का इसको फ्रांस का इनको वो क्या बोलते हैं, नागरिकता मिली थी, बट उन्होंने सिटीजनशिप को छोड़ दिया, बाद में छोड़ दिया और वो इंडिया में शिफ्ट हो गए। ठीक है, बट फ्रांस का एक रूल है, हर आदमी को 1 साल आर्मी में देना पड़ता है। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में 1 साल आपको कम से कम आर्मी में देना पड़ेगा। तो इन्होंने भी 1 साल आर्मी में दिया और उनको कोई ब्रैंकफोर्ड स्कूल में जाना था पढ़ने के लिए, बट वो नहीं जा पाए। ठीक है, हाँ, बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती है, सो इंडिया नहीं करती, इंडिया को भी करना चाहिए। अब सुनो, नेशनलिटी में इंडियन। ठीक है, स्कूल की बात करें तो स्कूल इन्होंने 4 जगह पढ़ाई की है। कौन कौन सा? फ्रांस में, इंडिया में, जापान में और इंग्लैंड में। 4 जगह इन्होंने। ठीक है, कॉलेज, ग्रामर स्कूल, इंग्लैंड। पर ठीक है, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का सा देख लो, सारा समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट छोड़ दो, अभी नीचे आऊंगा, वापस आएंगे इसके अंदर। ठीक है, मैरिज कब हुई थी? 30 में। ठीक है, और वो थेल्मा, वो लड़की कौन थी? थेल्मा। कैसे हाथ लगी थी लड़की ये, याद आया? भाई गाड़ी बहुत तेज चलाते थे तो ओवर स्पीड में पकड़ लिया तो भाई केस हो गया तो एडवोकेट के पास गए। तो एडवोकेट की बेटी थी, कोई रिलेटिव, भांजी वगैरह थी, तो उससे शादी हो गई। ठीक है, चलो बच्चों की बात करें, जेआरडी टाटा हैज नो चिल्ड्रन, कोई इनके बच्चे नहीं थे। ठीक है, पेरेंट्स के नाम क्या क्या है बोलो? रतन जी, दादो भाई टाटा। ठीक है, दादा भाई टाटा। और मदर का नाम क्या था? सुजेन। ठीक है, सुजेन और रतन, सुजेन सोनी। हाँ ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। अब सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना लिखते टाइम पे, और ये याद भी हो जाएगा आपको कि भाई टाटा के पास में कौन कौन सी कंपनीज है, टाटा की कंपनीज कौन कौन सी है। ठीक है, एयर इंडिया हो गई, टाटा मोटर्स क्लियर है, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा केमिकल, लेक्मे की तो बात हो गई, इंदिरा गांधी ने लेक्मे चालू करवाया। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, याद है वो जो रिसर्चर बाहर जा रहा था, उसको बोला तू मत जा, तू यही काम कर, मैं तेरे लिए यहाँ पे सारा सामान दे दूंगा मैं। ठीक है, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वोल्टास, ये जो आप वोल्टास के एसी देखते हो ना, ये सब इसी के हैं। टाइटन जो घड़ियां पहनते हो आप, ये टाटा की है सारी, वॉच। ठीक है, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, और बाकी ठीक है छोड़ दो। उसके अलावा टाटा का आप सॉल्ट भी ले सकते हो, टाटा के टी भी ले सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये सारे क्या आ जाएंगे। यहाँ तक कि आप लोग जो डिश टीवी में टाटा स्काई देखते हो ना, ये भी टाटा का ही।
ठीक है, आप लोग जो कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स जाते हो ना, वो भी टाटा का ही है। आप देखना उसको, स्टारबक्स पे टाटा लिखा हुआ है। ये जितने भी होटल्स है ना, ताज होटल जितने भी है, ये सारे टाटा के। हाँ, सारे सारे टाटा के ये। चलो अब इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। हाँ ठीक है भाई, वर्क कर जाएगा ना सारा, आगे समझ में आ गया क्या कर रहा हूं मैं। चलो, इसके अंदर ये ऑनर्स मिले हुए हैं, ठीक है, इन ऑनर्स पे जाएंगे अपन। 2 मिनट रुक जाओ। ऑनर्स पे जाने से पहले अब यहाँ पे देख लो सम लेजर अननोन फैक्ट्स। अब देखो अननोन फैक्ट्स तो क्या है, जो इस बंदे ने कहानी सुनाई, उस कहानी को अपन फ्रेम में लेते हैं, क्योंकि सुना हुआ तो याद तो रहता है, बट वो लिखने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए जो दोबारा पढ़ने के लिए चाहिए। इधर आ जाओ भैया, पढ़ना इसमें। जहांगीर रतन जी टाटा इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या थे भैया ये, बोलो क्या थे? इंडस्ट्रियलिस्ट। ही इज नोन टू बी अ फादर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एंटरप्रेन्योर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। ये क्या थे? टाटा ग्रुप के क्या थे बोलो? चेयरमैन। ही इज द फर्स्ट, ध्यान से देखना, फर्स्ट लाइसेंस पायलट इन इंडिया who was built to an international airlines in the country। कंट्री में जो इंटरनेशनल एयरलाइंस शुरू की थी ना, वो सबसे पहले किसने शुरू की थी? टाटा ने शुरू की थी, ठीक है, नोन एज एयर इंडिया। फिर एयर इंडिया का नाम चेंज करके क्या कर दिया था? एयर इंडिया कर दिया था। he invested in India in the potential of industrial growth and formed multiple entries in the Tata Group। इंडिया में बहुत जगह पे इन्वेस्ट किया, अलग अलग फैक्ट्रीज लगाई, अलग अलग कंपनीज बनाई, तो पूरी सारी कंपनी को एक साथ इकट्ठा करें तो क्या बोलेंगे उसको? टाटा ग्रुप बोल देंगे। ही लेड अ फाउंडेशन ऑफ टाइटन इंडस्ट्री, टाटा सॉल्ट, टाटा मोटर्स, वोल्टास, टाटा कंसल्टेंसी, एयर इंडिया। क्या ये सारा का सारा वर्क कर गया? हल्का सा देख लो भाई, ये जो बंदा था इसको फर्स्ट लाइसेंस मिला था, ठीक है, और इंटरनेशनल एयरलाइन शुरू करने में इसका हाथ था, ठीक है, साथ ही साथ टाटा एयरलाइंस, तो टाटा एयरलाइंस को बाद में एयर इंडिया का नाम दे दिया गया, ठीक है, और साथ के साथ में टाटा ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज थी। टाटा का जो बोलते हैं ना, एक चेयरमैनशिप मिल गई थी और टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज इन्होंने बनाई। और वो कंपनी कौन कौन सी थी? टाइटन हो गई, टाटा सॉल्ट, टाटा मोटर, वोल्टास, हाँ, लैक्मे हो गया, और एयर इंडिया का चेयरमैन बना हुआ था। आगे चलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। He was formed to be renowned business family in India। भाई एक अच्छी बिजनेस फैमिली से आता था, मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो से स्टार्ट किया। आज अगर धीरू भाई की बताऊंगा ना आपको, अगली क्लास में करेंगे, वो बंदा जेब में रुपए नहीं था जेब में, खाने को नहीं, घर पे पकौड़े बेचे हैं उसने, ये बाकायदा है, इसमें सारा बताऊंगा मैं आपको। पकौड़े बेच बेच के ऊपर उठा। आगे देखो, सेंट हिज अर्ली लाइफ इन फ्रांस, मतलब शुरुआत की जो लाइफ है उसकी फ्रांस। His mother was French and has a reason of French in the first language। मतलब सबसे पहली लैंग्वेज जो टाटा ने सीखी थी वो कौन सी सीखी थी? ठीक है, आगे आ जाओ भैया, आगे चलते हैं। JRD टाटा स्टडीड इन 4 कंट्रीज। हाँ भाई, 4 कंट्रीज में पढ़े थे, कौन कौन सा? इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया और जापान। He was shifted to Mumbai and Paris in the family। कब आई थी फैमिली? 1909। इसका मतलब जल्दी आ गए, 3 में तो जन्म भी हुआ था, 04 में, तो 1904 में जन्म हुआ, 4-5 साल के आगे, टू 17। ड्यूरिंग दिस टाइम ही स्टडीड इन द स्कूल इन मुंबई, ठीक है। इंग्लैंड वाज परसुइंग हायर स्टडीज। हायर स्टडीज कहां से की थी इन्होंने? इंग्लैंड से। आगे देखना, JRD टाटा हैज अ सिटीजनशिप। किसकी सिटीजनशिप थी भैया इनके पास? फ्रांस। भाई जहां आदमी जन्म लेता है वहां की सिटीजनशिप से तो मिलेगी उसको। एंड हैव द वे टू बी सर्व द फ्रेंच आर्मी विद अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। और फ्रांस का रूल था कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आपको 1 साल हर बंदे को कहाँ देना पड़ता है? आर्मी में। ही डिड नॉट, ही डिड सो एंड रिटर्न बैक टू इंडिया इन 1925 में वापस आ गए। आफ्टर रिटर्निंग टू द होमलैंड ही वर्क एज टू बी अनपेड अप्रेंटिसशिप इन अ टाटा ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली एक तरीके से। टाटा ग्रुप के अंदर क्या बन गए? वो इंटर्न बन गए। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1926, देखो कितनी जल्दी डेथ होगी, ठीक है। JRD टाटा बिकम द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। ही गिव अप हिज सिटीजनशिप इन 1929। फ्रांस की जो सिटीजनशिप थी वो छोड़ दी एंड बिकम द फर्स्ट लाइसेंस पायलट ऑफ द कंट्री। हाँ भाई, अगर हिसाब लगाया जाए तो हिसाब लगाओ भाई, 1904 में जन्म हुआ, इंडिया में कब आ गए? 1909 में इंडिया में आ गए। इंडिया पेरिस चलता रहा इनका। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
फिर पूरा तरीके से जो सेटल हो गए कब हुए? 1925 में, वो आर्मी वाला काम करके 1 साल आर्मी में देने के बाद में कहाँ पे सेटल हो गई? इंडिया में। उसके बाद में हाँ 1926 में फादर की डेथ होगी और ही गिव अप हिज सिटीजनशिप। और 19 फिर वो समझ गया कि बोले वहां जाने की जरूरत तो है नहीं, अब इंडिया में रहना है अपने को, तो उसने वहां की सिटीजनशिप क्या कर दी? ड्रॉप कर दी, छोड़ दी वहां। और उसके बाद में फिर इंडिया में काम करना शुरू किया और इंडिया का पहला क्या बन गए बोलो? पायलट। ठीक है। ही वेंट टू द ट्रिप ऑफ पेरिस एंड ही मेट विथ थेल्मा। अब ये जो है ना, ये जो केस वेस हुए थे ना इसके, ये थेल्मा के जो केस हुए थे ना, ये केस इंडिया में नहीं हुआ, ये केस फॉरेन में हुआ था। तो थेल्मा से मिले थे ना, मेट विथ थेल्मा, वाइफ। अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ? थेल्मा वर्ड इंडिया में तो हो नहीं सकता, थेल्मा वर्ड इंडिया में तो नहीं हो सकता। तो ये पेरिस में कोई गाड़ी वाड़ी चला रहे थे और पेरिस में, हाँ ठीक है। एंड द बोथ फेल इन लव एंड गॉट मैरिड इन 1930। 1930 में उनको प्यार हो गया और शादी हो गई। अरे समझ में क्या बोल रहा हूँ? द सेम ईयर ही पार्टिसिपेटेड इन अदर खान। इसको छोड़ दो, चाहिए सेकेंडरी से काम करनी है। आगे देखो, इधर नेक्स्ट पॉइंट देखना। He laid a foundation of first airlines by establishing the career service as a name Tata Airmail। ये एयरलाइन सर्विस इन्होंने स्टार्ट की, ठीक है, टाटा एयरलाइंस बोल दो। एंड कंसर्न टू बी अ बॉम्बे से अहमदाबाद, कोची, मद्रास, ठीक है, चेन्नई। He also the pilot of first flight for the service। पहली फ्लाइट बंदे ने उड़ाई थी, उसने खुद ने उड़ाई थी, ठीक है। फ्रॉम कहां से कहां तक? कराची टू मुंबई। पहली फ्लाइट खुद ही लेके आया था। अच्छा इधर से आ जाओ। ही बिकम अ चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स इन 1938 में चेयरमैन बन गया एंड हेल्ड टू बी अ पोजीशन ऑफ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। ये देखो, ये फोटो दिखाई देगी आपको, चेयरमैन बनेगी, ठीक है। इधर से चलते हैं, इधर से आ जाओ। ही टुक हिम अ फ्यू ईयर टू अर्न अ सक्सेस ऑफ एयरमेल वेंचर। कुछ सालों तक ये एयरमेल वेंचर किसके पास रहा बोलो? टाटा के पास। इट बिकम अ इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिक एयरलाइन, पहली एयरलाइंस थी इंडिया की, विच वॉज टाटा एयरलाइंस। इन 1946 द कंपनी वॉज रीनेम्ड एज एयर इंडिया। उसके बाद में टाटा से कंपनी ले ली गई, अब टाटा के पास वापस आ गई। आगे देखो, इट टुक अ ग्रेटर इंटेंसिव, हाँ एयर इंडिया हो गई थी। उसके बाद में फिर टाटा को हटा दिया गया था और ये गवर्नमेंट ने ले लिया था इसको, अब गवर्नमेंट से वापस ले ली। अब इधर आ जाओ। टाटा कंपनी इज अ बिजनेस डिड सो एज अ फाउंडेशन ऑफ टाटा स्टील। हाँ भाई, क्या क्या बिजनेस में आया? टाटा स्टील आया, टाटा पावर, टाटा होटल्स। ये टाटा होटल्स में सारे ताज होटल है। ही लुक टू बी एन इनिशिएटिव एंड डाइवर्सिफाइड अ कंपनी फाउंड टू बी अ न्यू एंट्री इन द ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में टाटा के ऑटोमोबाइल्स आते हैं ना सारे के सारे। आगे देख लो। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा फार्मास्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद में आ जाए फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। मतलब कहने का मतलब है ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें टाटा नहीं घुसा, सब में घुस गया। आगे आ जाओ। जेआरडी टाटा कंपनी एयरलाइंस इज नेशनलाइज। कब हुआ? देखो नेशनलाइज कब हुआ? 1953 में। एंड द गवर्नमेंट इंस्टेड हिम टू कंटिन्यू एज अ चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। He agreed and in 1978 he finally stepped down from the chairmanship of it। एयर इंडिया की चेयरमैनशिप से कब हट गया था ये बोलो? 1978। हाँ ठीक है, चलो। हाँ ये ध्रुव भाई अंबानी है। हाँ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? वर्क कर गया? चलो नहीं, वो तो बाद में पढ़ेंगे अपन। इधर से आ जाओ। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी ने तो बना रखा था और उसकी सरकार ने हटा दिया था, वापस इन्वाइट किया था, वो बना नहीं। अब इधर से देखो, ऑनर्स देख लो भैया। 1930 में मोटे मोटे देख लो। ही वाज अ सेकंड पोजीशन इन अगर खान एविएशन रेस में, ठीक है। हाँ तो उस रेस में सेकंड पोजीशन। अवार्ड एज अ पद्म भूषण 1957 में कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म भूषण का। बिकम अ एयर वाइस मार्शल, थर्ड हाईएस्ट एक्टिव रैंक इन द इंडियन एयरफोर्स। 1975 में रिसीव श्री जहांगीर मेडिकल इंडस्ट्रियल प्लेस। देखो इसमें से ना पता है कुछ लर्न कर लो। जैसे 1985 में गोल्ड एयर मेडल मिला इनको, ठीक है। जो छोटे छोटे है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ पॉपुलेशन अवार्ड मिला। तो ये जितने भी, हाँ भारत रत्न आपको मिला था 1990,
2 में, 1992 में भारत रत्न मिला। ठीक है, अच्छा अब है ना सुनो, एक बात और बताता हूं मैं, एक बार आप लोग रुको, कॉपी निकालो। ये है ना, इसके अंदर अगर अपन सिलेबस निकाले ना, एक बार मैं सिलेबस दिखाता हूं आप लोग को, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। 2 मिनट रुकना, सिलेबस में जाओ। क्या है, किसका है? एक मिनट, एक मिनट रुको रुको रुको, देखो मेरी बात सुना प्लीज, एक और बोर्ड पे देखो। इंडियन बिजनेस लीडर JRD टाटा, रामकिशन बजाज, GD बिड़ला, धीरूभाई अंबानी। रुको, फिर आता है इंडियन बिजनेस लीडर, ये भी वही है, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल, सुनील भारती मित्तल। कितने हो गए भैया? 1 2 3 4, 4 तो इधर हो गए, 1 2 3 4, 8 है। 8 का मतलब 2 यूनिट कवर हो गई। इन 2 यूनिट में है ना, मैं आपको बताता हूं, आप कभी नहीं अटकोगे। पता है कैसे? मैनेजमेंट प्रैक्टिस। भाई इन लोगों ने मैनेजमेंट में क्या क्या, मतलब मैनेजमेंट का क्या रोल है इनके साथ, अरे समझ में क्या पढ़ रहा हूं? उसके मैंने टोटल इसमें 12 पॉइंट निकाले। ये 12 पॉइंट ऐसे हैं जो हर आदमी पे लिखने आप समझ में आ रहे हैं कि भाई इन्होंने मैनेजमेंट के लिए क्या किया। इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, कम से कम पैसे में बढ़िया काम करने की बिल्कुल किया, तभी तो धंधे बढ़ गए। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉयज को बोला 8 घंटे काम करना है, पूरी फैसिलिटी दी, मेडिकल फैसिलिटी दी। तो इससे क्या है कि इनकी जो फैक्ट्रियां थी ना, वो कभी बंद नहीं हुई, कभी वहां पे स्ट्राइक नहीं हुई। इनकी सब में सब एक जैसे ही है। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये टाटा की बात नहीं करनी है, सबकी बात करनी है आपको। हाँ, तो अब इधर आ जाओ भैया, बिजनेस लीडर, ये एक तरीके से बिजनेस लीडर की तरह काम करते थे ये। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर अच्छी थी। वो ऐसा नहीं है कि भाई JRD टाटा में थी और धीरूभाई अंबानी में नहीं थी, सब में थी ये। भाई सीधी सी बात है, बड़े लोग हैं ये, बड़े बन गए और बड़े बन गए। अब अगर लक्ष्मी मित्तल की बात करूं ना, लक्ष्मी मित्तल स्टील किंग है। इसको अगर आप देखोगे ना, इसका दिमाग खराब हो जाएगा। लक्ष्मी मित्तल का क्या हिसाब किताब था, 0 से स्टार्ट हुआ। राजस्थान का यही है, एक गांव से जहां पे बिजली नहीं, वहां से तो ये आया, और उसके पास 1 रुपए नहीं लक्ष्मी मित्तल के पास है। वो लक्ष्मी मित्तल के पास में इतना पैसा, अति पैसा, स्टील किंग ऑफ इंडिया नहीं, वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील किंग बन गया ये। तो सोच देखो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अब ये सारी चीज में क्या है कि इनके सारे पॉइंट्स क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। लिख लो भैया, फटाफट लिख लो सारे पॉइंट्स। इनके सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे। पहला लिखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबके लिए लिख लो। टॉपिक का नाम लिखना मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये सब पे डालना है। जो भी बंदा हो ना, उसके लिए, सबके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस कॉमन होगी। मैनेजमेंट प्रैक्टिस लिखा, उसमें पहला लिखो, राइट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रैक्टिस हेडिंग डालो और सबसे पहला पॉइंट लिखो भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखा, राइट द सेकंड वन, रुको, अच्छा इसमें लिख लो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी लिखो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिख लो दैट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। लिख लिया। सेकंड लिखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। राइट द सेकंड वन, सेकंड लिखो भैया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाँ, नहीं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लिखो। राइट द सेकंड पॉइंट दैट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लिखा। अब पता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आप लिख लो, बहुत सारी चीजें लिख लो, हायरिंग, ट्रेनिंग। भाई HR का काम क्या होता है बताओ, आप लोग बताओ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन। हाँ बिल्कुल, ये सारे काम की। इधर से ये देखो, हाँ भाई इधर से करेंगे अपन पीपल मैनेजमेंट बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हायरिंग करते हैं, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबको काम देना है। ग्रूमिंग ऑफ हिज ओन पीपल, अपने लोगों की क्या करनी है, ग्रूमिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है, हायरिंग करना है, ग्रूमिंग करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ भैया, राइट द थर्ड पॉइंट, लिखो बिजनेस लीडर। तीसरा पॉइंट लिखो बिजनेस लीडर, बिल्कुल बिजनेस लीडर थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है भैया ट्रस्टीशिप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप, TRUSTEESHIP, TRUST,
हाँ, तो इसका मतलब समझना, व्हाट इज ट्रस्टीशिप? ट्रस्टीशिप का मतलब ये है कि भैया जो ये काम करते थे इलीगल नहीं करते थे, कोई भी काम विश्वास वाले काम करते थे, फर्जी काम नहीं। आज आपने एम्प्लॉइज रखे, एम्प्लॉइज को पता लगे तो चोरी चुकारी वाले काम करता है, बोले ये तो फंसेगा और हमको भी फंसाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाएंगे आपको। बट अगर देखो, ट्रस्ट इन द मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, समझना मेरी बात को। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? एम्प्लॉइज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जो भी कंपनी से लिंक है, गवर्नमेंट, आप सोच लो, शेयर होल्डर्स, जो भी लोग कंपनी से टच में है, वो सब क्या होते हैं? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का ट्रस्ट कब बनेगा? जो भी आप धंधा कर रहे हो, लीगल कर रहे हो, उसमें कोई चीटिंग या फ्रॉड के काम नहीं करते हो। अडेप्टेबिलिटी, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो जाते हो आप? चेंज हो जाते हो। दिख जाता है कि भैया अपने को धंधा चलाना है, मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर देते हो। हाँ, अपग्रेड करते हो, अपग्रेड, अपडेट, चेंज। और ये चेंज बहुत जरूरी है। अगर नोकिया ने चेंज किया होता तो आज सैमसंग नंबर 1 नहीं होता। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा हूं? नोकिया ही होता है, क्योंकि नोकिया नंबर 1 फोन था। मानते हो नहीं मानते हो बात? आगे चलो, आगे दिखाई देगा चेंज फॉर डेवलपमेंट। कोई दिक्कत? अगर डेवलपमेंट है, मार्केट में कोई अपग्रेडेशन हो रहे हैं, तो मैं अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगा? बोलो, चेंज करूंगा। स्ट्रेटजी, अब बच्चे कहते हैं सर स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? अरे स्ट्रेटजी, कस्टमर इज अ किंग। स्ट्रेटजी होती है मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर। तो ये स्ट्रेटजीज कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, टॉप मैनेजमेंट। ये धीरू भाई अंबानी और ये लोग तो करेंगे स्ट्रेटजी, और कौन करेगा स्ट्रेटजी? बोलो। फिर आता है सोशल बिंग। सोशल बिंग का मतलब होता है स्कूल खुला दिया, हॉस्पिटल खुला दिया। अभी नहीं आया था जीआरडी टाटा में, कैंसर हॉस्पिटल खुलवाया, 75% लोगों का इलाज फ्री में। उसका सारा खर्चा कौन बियर कर रहा है? जीआरडी टाटा बियर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इधर से आ जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, सोशल बिंग। सोशल बिंग समझ में आ रहे हैं? तो ऐसा सभी लोग करते हैं, बड़े लोग सारे करते हैं, धीरू भाई अंबानी हो, ये सब करते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल रहना है और बड़ी सोच रखनी है। ऐसे नहीं है कि पैसा आ गया तो अपने हवा में उड़ने लग जाएगा आदमी, वो जमीन पे रहने वाला आदमी। आप सोच रहे हो क्या ब्रो? हाँ, इधर से आ जाओ। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद करो। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि मैं सोसाइटी के साथ में गलत नहीं करूंगा, कोई चीटिंग नहीं करूंगा, फ्रॉड नहीं करूंगा, पॉल्यूशन नहीं करूंगा, याद है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब नहीं करूंगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करूंगा सारे। ठीक है। इंटरेस्ट इन एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो। हाँ, इन्वेस्ट इन एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर। आप जो पैसा लगाते हो ना, तो पॉजिटिव सोचते हुए, अच्छा सोचते हुए आप पैसा लगाते हो। फिर आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर कोरोना आ गया, क्राइसिस हो गया, तो उसको कैसे, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी इनको आता है। डेलीगेशन ऑफ वर्क, किसको क्या काम देना है, ये भी इनको पता है, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। डेलीगेशन ऑफ वर्क इफेक्टिवली। अब सुनो, ये टोटल मैंने 12-13 पॉइंट लिखवा दिया आपको, इसमें से 10 याद कर लेना, और ये 10 के 10 पॉइंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस लिखना। डेलीगेशन ऑफ वर्क, ये क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट। टाइम पंचुअलिटी देख दो, बिल्कुल से टाइम पंचुअलिटी तो होती है। ये पैसे वाला आदमी हवा में नहीं बनता, वो टाइम को पंचुअल होता है तभी बनता है। आज मोदी है, रैली 5 मिनट लेट होती है क्या? जहां जाना है वो 5 मिनट लेट होता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं पंचुअलिटी। अदरवाइज तो उनकी प्रधानमंत्री का तो हिसाब किताब बिगड़ जाएगा अगर 5-10 मिनट का लेट हो जाए तो। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को सुनना। टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। 8 लोग हैं और 8 में से कम भी 2 आएंगे। भाई 2 क्यों आएंगे? 4 आएंगे। इधर आओ भाई, इस यूनिट में से 2 आएंगे, इस यूनिट में से 2 आएंगे, 4 आएंगे, करने 2 ही है। तो 2 जो करोगे उसमें जो 10 पॉइंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिखोगे वो सेम लिखोगे। हल्का तो अंदर तो आप एक्सप्लेन कर ही दोगे पूरा। भाई पूरा का पूरा आपने इससे पहले एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं आप। कौन सा पढ़ा था आपने? बोलो। आईबी में सारे पॉइंट आए थे हल्के हल्के। ह्यूमन रिसोर्स भी आया था, फाइनेंस मैनेजमेंट भी आया था। तो अब तो थोड़ी तो बुद्धि चलती है कि कुछ तो लिख ही सकते हैं इसके अंदर। हाँ भाई बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ना, यहाँ तक हो जाएगा? बोलो।